नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ वी विल सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन देखेंगे। उसके पहले एक आप अमेंडमेंट कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस, इसको आप अपनी कॉपी में सुधार कर लें। सो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है। नाउ वी विल सी latent heat of fusion. So what is latent heat of fusion? The energy required, 1 किलो कोई भी मटेरियल ले लीजिए, चाहे आप आयरन ले लें, आइस ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मरकरी ले लें, सॉलिड मरकरी, तो 1 kg सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। क्योंकि फ्यूज़न का मतलब मेल्टिंग है, तो किसी 1 kg ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, सबके लिए अलग अलग हीट की ज़रूरत होती है। 1 kg आइस अगर है, 1 kg आइस, तो वो बड़ी आसानी से पिघल जाएगा। लेकिन अगर आयरन को पिघलाने चलोगे 1 kg, तो उसमें बहुत सारी हीट चाहिए। तो किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कम होगी और किसी की ज़्यादा होगी। It all depends on the strength of bond in intermolecular, that is the force of attraction की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम एक बार डेफिनेशन लिखें, फिर इसको समझें। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी required to convert 1 kg solid substance into liquid at its melting point at atmospheric pressure. At atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को आप मेल्ट कर रहे हो उसकी लेटेंट हीट हो गई। सो किसी 1 किलो पदार्थ को पिघलाने में वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड। 1 kg बर्फ़ को ले लो, अगर पानी में पिघला रहे हो, 1 kg आयरन ले लो, उसको मोल्टन आयरन में पिघला रहे हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो किसी रेफरेंस बुक में कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है तो वो भी वही बात है, क्योंकि मेल्टिंग जब तक हो रही है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब तक कि पूरी मेल्टिंग हो ना जाए। सो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वाट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसे लेटेंट हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय टेम्परेचर नहीं बदलता है, जबकि हम कंटिन्यूस उसको हीट देते रहते हैं और टेम्परेचर नहीं बदलता, तो वो लेटेंट हीट हुई। और फ्यूज़न क्यों बोला? क्योंकि मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान हुई, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नाउ ये तो बात हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। अब देखें कि explain the process of conversion of liquid into gas।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलने में क्या होता है, इस प्रोसेस को आपको बताना है। देखिए, आपको क्या करना है, बुक में एक फिगर दिया हुआ है कि सबसे पहले एक बीकर स्टैंड ले लीजिए जिसमें बीकर होगा। तो ये हमने एक स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड पर एक बीकर ले लें जिसको कि किसी ट्राइपॉड स्टैंड और उसके ऊपर वायर गेज के ऊपर रख दें। सो इसको हमने ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया और एक बर्नर भी रख दिया और फ्लेम जला दी। सो इसमें वाटर है और इसको आप हीट कर रहे हैं। एक इसमें थर्मोमीटर लगा दीजिए जिससे कि इसका हीट टेम्परेचर मीज़र किया जा सके। टेम्परेचर मीज़र करने के लिए हमने थर्मोमीटर लगा दिया है। बाकी आप इसमें स्टीरर रख सकते हैं। एक इसके अंदर एक स्टीरर डाल दें ऐसे, जो इसको हिलाएगा। तो अब हम इस लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं। ये लिक्विड है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई गई, ये प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, जो मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो उसके लिए हमने एक तो आयरन स्टैंड ले लिया है, दूसरी चीज़ ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया है, थर्ड वायर गेज जिसके ऊपर बीकर रखा गया है। अगर ऐसा नहीं लेंगे तो ये बीकर फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्रैक हो जाएगा। दिस इज़ बीकर। और यहाँ इसके अंदर जो भी चीज़ आपने ली है वो वाटर है और उसको स्टीम में बदलना है। ये स्टीरर है जिससे कि हम इसको चलाएं तो एक जैसा टेम्परेचर हो जाए, नहीं तो थर्मामीटर ऊपर का टेम्परेचर लेगा और नीचे फ्लेम की वजह से नीचे का पानी ज़्यादा गर्म होगा। ये थर्मामीटर है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो कि हमने ली हैं। ये बर्नर है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into gas. So when we provide heat to liquid, provide का मतलब give, when we provide heat energy, जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं to liquid, किसी भी लिक्विड को, कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी टू लिक्विड, देन जैसे वाटर को ही आप हीट एनर्जी देते हैं, देन इट्स मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट, देन इट्स मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स मूविंग वेरी फास्ट। और अगर बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस स्टार्ट्स राइजिंग। तो धीरे धीरे, जैसे हमने अभी आइस से वाटर बनाया तो 0 डिग्री था, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो अब ये 0 से बढ़ना शुरू हो गया। तो पहले 0, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे ही बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आप हीट कर रहे हो। अभी तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर नहीं चल रहा है, तो अभी तो टेम्परेचर बढ़ सकता है।
सो जो भी हीट दी जा रही है वो टेम्परेचर के बढ़ाने में ही इस्तेमाल हो रही है. सो एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर क्या होता है कि कितनी कोई चीज़ गर्म है उसको टेम्परेचर कहते हैं. तो आप अलग से कहीं लिख लें कि एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. कोई चीज़ कितनी गर्म है इस चीज़ उसका जो हॉटनेस उसको मीज़र करने के लिए जिस फिज़िकल क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है वो टेम्परेचर होती है. तो ये टेम्परेचर है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है. तो टेम्परेचर अलग चीज़ है और हीट एनर्जी अलग चीज़ है. हीट तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इसे दी जा रही है. उससे कोई चीज़ कितनी गर्म हुई है उस चीज़ को मीज़र करने के लिए ये थर्मामीटर है. अब देखो कि देन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस राइजिंग, जब हम इसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. और फिर क्या होता है, द पार्टिकल्स, जब टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा सो द पार्टिकल एट सरफेस, जो सरफेस पर है वो लूजली बॉन्डेड है, वो इतने लोगों से ही बंधा हुआ है. और बीच वाला तो कई लोगों से बंधा हुआ है. तो बीच ऊपर वाला 4 से बंधा है, नीचे कितने लोगों से बंधा हुआ है. सो द पार्टिकल जिसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है वो सरफेस पे आ जाता है और फिर वहाँ से एंड द पार्टिकल्स एट सरफेस विच आर लूजली बॉन्डेड स्टार्ट लीविंग द सरफेस, ये ऊपर उड़ने लगते हैं. द पार्टिकल्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो एनर्जी इसको सफिशिएंट मिल गई है. द पार्टिकल्स एट सरफेस विच आर लूजली बॉन्डेड मैनेज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैनेज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो ओवरकम कर देते हैं, 3 ही 4 को तो तोड़ना है, उनके बॉन्ड को, बॉन्ड तोड़ लेना है, बस सबसे हाथ छुड़ा लेना है. मैनेज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट वेपराइज्ड, गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, बाहर निकल जाते हैं. एंड लीव द सरफेस, एंड कन्वर्ट इनटू गैस. क्योंकि वो कम लोगों को पकड़े तो सरफेशियल. सो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं 0 से अभी 100 तक नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो 50-60 पर हूँ, तभी ये सरफेस पे वेपराइजेशन हो रहा है. दिस सरफेशियल वेपराइजेशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जो सरफेस से वेपराइजेशन हो रहा है, वैसे तो लिक्विड से गैस का बदलना वेपराइजेशन है. सबसे पहले आप ये जानो वेपराइजेशन क्या है. Conversion of liquid into gas is called vaporization. Liquid into gas is called vaporization. तो जैसे वाटर है वो गैस बदल गया, घर में आपने पोछा लगाया पानी उड़ गया तो वो सारा वाटर वेपराइज हो गया. उसके लिए उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो घर के ही टेम्परेचर पर वेपराइज हो गया. तो इस तरीके से वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. तो लेकिन जो सरफेस में से पानी उड़ा तो वो उसको कहते हैं, यहाँ पे तो सरफेस से उड़ा है क्योंकि द पार्टिकल एट सरफेस, वो छोड़ के चले गए. सो दिस सरफेशियल वेपराइजेशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस सरफेशियल vaporization is called evaporation.
उसको वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन हो गया। अब जरा देखिए, व्हेन मोर हीट इज प्रोवाइडेड, अगर और हीट एनर्जी दो, इसको आप हीट एनर्जी दे रहे हो, लगातार हीट एनर्जी दे रहे हो, तो हीट दे रहे हो, मोर हीट इज प्रोवाइडेड, तो अगर हम और हीट देते हैं तो क्या होगा, हीट एनर्जी, देन द टेम्परेचर फर्दर राइजेस, देन temperature further rises at a particular temperature, एक ऐसा टेम्परेचर अब आ जाएगा, यानी जब जब आप हीट बढ़ाते जा रहे हो तो पार्टिकल्स में बहुत एनर्जी आती जा रही है, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड हैव सो मच एनर्जी दैट दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेयर एवर दे आर। वो जहाँ हैं उन्हें अब सरफेस पे आने की भी जरूरत नहीं है, वे जहाँ हैं वहीं पर वे सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, एंड गेट वेपराइज्ड देयर। पानी में भी वही हालत होती है 100 डिग्री पर, कि जहाँ जो पार्टिकल है वहीं पर वो वेपर बदल जाता है, पानी में बबूले उठते हैं, आप देखते हो ना बबल्स उठते हैं, तो जहाँ है बीच बीच से बबल्स उठने लगते हैं, तो जो जहाँ है वहीं पे वो वेपर बन के उठने लगता है। So at a particular temperature, all particles of liquid, all particles of liquid gain so much energy that they overcome the force of attraction between molecules या between particles, तो वो फोर्स, जो भी फोर्स है उसको ओवरकम कर जाते हैं, वेयर एवर दे आर, जहाँ है अब उन्हें सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है, वेयर एवर दे आर, वहीं पर वो सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, और गैस में वहीं से कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो गैस ऊपर उठ जाती है। सो दिस बल्क वेपराइजेशन, अब ये जो चीज़ हुई है, दिस इज बल्क वेपराइजेशन, उसको क्या कहेंगे बल्क वेपराइजेशन को, दिस बल्क वेपराइजेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग। बल्क में, बल्क का मतलब थ्रू आउट, बल्क का मतलब पूरे में, जो भी है, सो दिस बल्क, पूरे में वेपराइजेशन हो रहा है ना, जो पूरा लिक्विड है हर जगह, जो जहाँ पर भी है वहीं से ही वो वेपर बदल रहा है, वेपराइजेशन। कभी पानी को उबलता हुआ देखेंगे तो पूरे में वेपराइजेशन हुआ, द बल्क वेपराइजेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग, उसको बॉइलिंग कहेंगे। अब जब बल्क वेपराइजेशन शुरू हो गया तो अब टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, सो बॉइलिंग बल्क वेपराइजेशन है, ये डेफिनेशन है, बल्क वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो व्हाट इज बॉइलिंग, तो बल्क वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। लेकिन ये प्रोसेस कई घंटों तक चलेगा, अगर आपने किसी बड़े टम्बलर में या बर्तन में पानी रख दिया है तो उबलना शुरू होगा, तो उसके बाद आधे घंटे तक उबलता रहेगा, तब जाके सारा पानी ख़त्म होगा। तो वो एक प्रोसेस है कि जब तक वो पूरा गैस में बदल न जाए
तब तक वो जो बॉइलिंग चलती रहेगी। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर डज नॉट राइज। तो अब अगर मान लीजिए उबलते हुए पानी को अभी छुओ और उबलते हुए पानी को आधे घंटे बाद छुओ तो क्या होगा। मान लीजिए ये बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर में इसके सरफेस पर ये बॉइल हो रहा है, ये सारी गैसेस ऊपर जा रही, बॉइलिंग हो रही है। और मान लीजिए 1 आवर के बाद आप टच कर रहे हैं तो भी बॉइलिंग होती रहेगी, लेकिन अब बहुत सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा और इतना ही पानी बचेगा और अभी भी बॉइलिंग हो रही है। तो इसमें अगर आप एक थर्मोमीटर डाल दें और इसमें डाल दें तो आप क्या सोचते हैं कि किसमें टेम्परेचर ज़्यादा दिखाएगा। तो शुरू में तो जब बॉइलिंग शुरू हुई है तो वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो क्या आपको लगता है यहाँ 110 या 120 दिखाएगा? नहीं, वही टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वाट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड for overcoming the force of attraction between particles and vaporizing them. Hence, the temperature of liquid substance does not rise. क्यों नहीं राइज होता? क्योंकि जो हीट दी जाती है वो पूर्णतया इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में, खर्च होने में और उसको गैस में कन्वर्ट करने में खर्च हो जाती है, और इस वजह से इस लिक्विड का तापमान नहीं बढ़ता। इस चीज़ को लिख लें तो दोनों में सेम रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, जब तक कि पूरा पानी उड़ नहीं जाता तो तब तक क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग temperature does not rise। मेरा कहने का मतलब है बॉइलिंग के समय में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, या फिर ये कह सकते हैं कि ये बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे पानी यहाँ पर बॉईल करो तो बॉईल पानी में आप हाथ नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, जैसे 300 किलोमीटर का। और लद्दाख में या पहाड़ों पे चले जाओ तो वहाँ पर अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बचा, क्योंकि आप ऊंचाई पे चले गए हो तो थोड़ी सी एटमॉस्फेरिक बेल्ट आपके ऊपर है। तो वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। यहाँ 100 में, और लद्दाख में जाओगे तो 60 डिग्री पर, वहाँ उबलते पानी में हाथ भी डाल सकते हो। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा वहाँ पर आसानी से पानी उबल जाएगा, कम टेम्परेचर पर उबल जाएगा, और जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर देर से उबलेगा। और प्रेशर कुकर में तो और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं, और प्रेशर पड़ता है पानी पे। तो प्रेशर कुकर में जो पानी है वो 660 डिग्री तक चला जाता है। आप समझ सकते हो, इसीलिए तो उसमें चने, दाल, छोले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो क्या है कि अगर हम खुले में रख दें पानी को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसके
पार्टिकल्स को वेपराइज करने में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसे ढक दें, उसके ऊपर ईंट रख दें, तो आपकी दाल भी जल्दी पक जाएगी और इसके अलावा छोला भी जल्दी पक जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा दें, किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, तो हम उसके वेपराइजेशन को रोक सकते हैं और इस तरीके से बॉइलिंग को डिले कर सकते हैं। और बॉइलिंग के डिले होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉइलिंग देर में होगी तो तब तक उसको और अलाउ हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ा लें। तो खैर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल तो है। अब क्या रोल है, कैसे होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी इसी चैप्टर में और आगे बढ़ने पर ये देख लेंगे। इतना आप समझ लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट खुले में गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस है। The constant temperature at atmospheric pressure at which boiling takes place. Boiling takes place is called boiling point. जिस पर boiling होती हो, boiling point of that substance. अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है। तो सभी की अलग अलग है। जैसे हमने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी मेल्ट होता है और 100 पे बॉयल होता है, ऐसे आयरन के केस में 1535 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होगा और 2600 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होगा। तो ऐसे अलग अलग होगा। तो यही बात है। मान लीजिए जैसे कि हम वाटर के केस के लिए करें, तो अगर आप उसे ये यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले जो वाटर है वो यहाँ पर आइस है जो कि सॉलिड है, और 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर आइस भी आपको दिखेगी और वाटर भी दिखेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट है या लिक्विड। और यहाँ 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड वाटर, और 100 पर ये लिक्विड भी होगा और स्टीम भी होगा। दैट इज़ वाटर प्लस स्टीम। जनरली हम जो वाटर बोलते हैं वो लिक्विड स्टेट को ही बोलते हैं, तो लिंगुअली हम लोग जो भी है ऐसा कहते हैं लेमैन की भाषा में। तो इसीलिए वाटर बोल रहे हैं तो लिक्विड ही समझना चाहिए। और 100 से ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पर स्टीम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, लोअर टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट है और हायर टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे कोई भी चीज़ सॉलिड है और मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वो चीज़ गैस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हर स्टेट आएगी। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये वाटर प्लस स्टीम की स्टेट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है। यहाँ पर इंटर चेंज ऑफ स्टेट है, दैट इज मैटर इज ट्रांसफॉर्मिंग। तो दोनों चीज़ें यहाँ मिलेंगी, आइस से वाटर बनता भी रहेगा और 0 डिग्री टेम्परेचर बना भी रहेगा, वाटर से स्टीम बनती भी रहेगी और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए तो बार बार मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लिख रहा हूँ। तो दोनों ही चीज़ें उस समय रहेंगी। ऐसे ही हमने मेल्टिंग में भी देखा था। तो ये बात देखी गई कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट the substance is in solid state. Below melting point a substance is in solid state. Between melting point, इसे आप melting point लिख सकते हैं। जैसे boiling point को BP भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सो बिलो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में देखते हो -36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो 0 से कम है ना -36, तो वहाँ बर्फ़ है। अच्छा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे अभी हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय वाटर लिक्विड है। बिटवीन
melting point and boiling point. Substance is in liquid state. आप देख लें 0 से 100 के बीच में 10 डिग्री पे भी लिक्विड रहेगा, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 60 पर, 90 तक लिक्विड रहेगा। ये चीज़ें above boiling point सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट। 100 से ऊपर कर दोगे, स्टीम बहुत गर्म होती है, स्टीम का टेम्परेचर अगर सब कुछ स्टीम बन गया और स्टीम को गर्म करने लगोगे तो वो उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। इसका मतलब है कि वो 200 डिग्री सेल्सियस की भी स्टीम हो सकती है, 300 की भी स्टीम हो सकती है। अगर कोई स्टीम से जला है, कुकर में भाप निकलती है, अगर कोई भाप से जला है तो वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जब आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास ऐसे मरीज़ को लेके, तो वो 4 बार बोलेगा कि अरे वो तो स्टीम से जला है, वो 3-4 बार बोल ही देगा। इसका मतलब है कि बहुत ख़तरनाक तरीके से जला है, क्योंकि स्टीम बनने के बाद टेम्परेचर फिर से राइज करने लगता है। तो जब तक लिक्विड है वाटर तब तक 100 रहेगा, लेकिन एक बार स्टीम बन गई तो स्टीम का फिर 600 700 जितना चाहो उतना बढ़ा लो। तो इस तरीके से चलता है। सो बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोई भी चीज़ लिक्विड होती है, मेल्टिंग पे पिघलना होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपराइजेशन होता है। तो उसके बीच में एक बार मेल्ट हो गई, और वेपराइजेशन से पहले और मेल्टिंग के बाद में तो लिक्विड ही रहेगी। So liquid state above boiling point, substance is in gaseous state. Above boiling point, substance is in gaseous state. At melting point, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता होगा? एट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे कि आइस और वाटर, लिक्विड स्टेट्स को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस इज फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये एक प्रक्रिया है, फेज का मतलब प्रक्रिया है, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव की प्रक्रिया है, ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसी तरीके से एट बॉइलिंग पॉइंट पे देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट, ये दोनों एक साथ रहेंगे। दिस इज, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ए फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड का गैस में बदल जाना। सो दिस इज ए फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो ये बात हमने देख ली कि जैसे जैसे हम लिक्विड को हीट करेंगे तो धीरे धीरे उसको हीट मिलती जाएगी और वो स्टीम में बदलती जाएगी। अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द टेम्परेचर डज नॉट राइज। भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, उबलते हुए पानी को अभी टच करो या आधे घंटे बाद टच करो तो दोनों में उतना ही जलोगे।
क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं जब तक आखिरी कतरा पानी का उबल ना जाए, तब तक वो 100 डिग्री से ऊपर उठ ही नहीं सकता। सो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डज नॉट राइज, लिक्विड लिख लो, अगर पर्टिकुलर केस लेना है तो वाटर भी ले सकते हो, डज नॉट राइज, वाई? So during process of boiling whatever heat is supplied, जितनी आप उसको हीट देते हो, फ्लेम देते हो, इज टोटली यूटिलाइज्ड या सोलली यूटिलाइज्ड टू, जितनी भी हीट देते हो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, टू ओवरकम intermolecular force of attraction between liquid particles and convert them into gas। सारी एनर्जी जो दे रहे हो वो किस में इस्तेमाल हो रही है? उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में, ब्रेक द बॉन्ड्स। ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इट इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, उनके बीच बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए। सो हेंस द टेम्परेचर ऑफ liquid does not rise during boiling, hence temperature of liquid does not rise during boiling। तो बॉइलिंग करते समय टेम्परेचर बढ़ता नहीं जबकि उसको हीट दी जाती है। तो दिस इज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। द हीट तो दी गई और टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये गुप्त ऊष्मा हुई, हिडन हीट हुई। द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग is called latent heat, उसको latent heat कहेंगे। So what is latent heat of vaporization? Heat energy required to convert 1 kg liquid substance, कोई भी liquid substance है, into गैस में कन्वर्ट करने पर या वेपर में, into गैस at its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हो या कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वही टेम्परेचर है जब कांस्टेंट है, और कहीं कांस्टेंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी खुले में गर्म करो, खुले में बॉइलिंग करो, और उसमें जितनी हीट लगे 1 किलो लिक्विड को, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ तो 1 किलो पानी को पूरी तरीके से स्टीम में बदलने के लिए अगर उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बदल रहे हो, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हो और खुले में बदल रहे हो, ढक्कन नहीं लगाया हो पानी पे, खुले में बदल रहे हो,
और बॉइलिंग पॉइंट पे बदल रहे हो, जब उबल रहा हो तो जितनी हीट दोगे तो वो जितनी हीट लगेगी उसको कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे. सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg liquid substance into gas at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. लेटेंट हीट की हमने पहले ही डेफिनेशन बता दी है कि ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट हीट इज सप्लाइड बट द टेम्परेचर डज नॉट राइज, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. तो कभी कभी लेटेंट हीट की भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या है. सो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट का मतलब समझते हो, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस. सो लेटेंट हीट की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. लेटेंट हीट ड्यूरिंग द transformation of state though heat is supplied but temperature does not rise, the supplied heat is utilized for breaking the bonds between particles. Supplied heat is utilized for breaking bonds between particles. This is called latent heat. उसको लेटेंट हीट कहते हैं. ये बात हो गई. तो हमने ये बात देख ली कि लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है. ये भी देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है. देखो बॉइलिंग पॉइंट भी हमने देख लिया. बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है बताइए. बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड is called boiling. What is boiling? Bulk vaporization, पूरे में अगर वेपराइजेशन हो ऑफ लिक्विड is called boiling. It takes place at constant temperature. ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है जिसको कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बल्क वेपराइजेशन. वेपराइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. Conversion of liquid into gas is called vaporization. उसको वेपराइजेशन कहते हैं. लिक्विड गैस में बदल जाए तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं. जैसे कि वेपराइजेशन दो तरीके का होता है. एक तो इवेपोरेशन, दैट इज इवेपोरेशन, और दूसरा बॉइलिंग. दोनों ही वेपराइजेशन है क्योंकि दोनों में लिक्विड गैस में बदल जाता है. इवेपोरेशन, द
The vaporization which takes place below boiling point is called evaporation. The vaporization which takes place below boiling point. भाई घर में पोछा लगाते हैं तो पानी उड़ जाता है, वेपराइजेशन तो होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि पानी उबलने लगता हो, पानी तो तब भी उड़ जाता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से नीचे भी पानी तो उड़ता ही है, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। द वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट which takes place at boiling point, बॉइलिंग पॉइंट पर हो उसको कहेंगे बॉइलिंग। इट इज बल्क फिनोमिना, इट इज सरफेशियल फिनोमिना। ये सिर्फ सरफेस के पार्टिकल उड़ते हैं, तो क्योंकि वो थोड़े पार्टिकल से अटैच हैं तो वो आसानी से उन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। और ये बल्क फिनोमिना है, इतनी एनर्जी सबके पास आ गई कि सभी उड़ने लग गए। सो इट इज सरफेशियल फिनोमिना। ये सरफेशियल फिनोमिना, जबकि इट इज बल्क फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना है। तो इस तरीके से हमने वेपराइजेशन और इसमें अंतर देखा। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।